बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्किन। स्किन की हम कुछ ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ेंगे आज। स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन होगी आज, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, कुछ स्किन लीजन्स की हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे कि आपने कैसी हिस्ट्री लेनी है और कैसी पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी है। कुछ कॉमन डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। अगर हम स्किन की बात करें कि स्किन का मेन हमारे पास फंक्शन क्या होता है, और तो इसमें हमारे पास जो है स्किन बॉडी का लार्जेस्ट प्राइमरी प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, जो कि कवर करता है हमारी इंटरनल बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्ट करता है द फर्स्ट ऑर्डर फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। ये फर्दर हमें प्रोटेक्ट करता है कुछ टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से या कुछ कोल्ड टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट से, ट्रामा और पैथोजन से, और इसके अलावा ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन से भी प्रिवेंट करता है। अगर हम स्किन की लेयर्स के बारे में बात करें तो स्किन की मेनली 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कह सकते हैं। एपिडर्मिस जो है मेनली इसमें हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं पिगमेंट्स और प्रोटेक्ट करते हैं ये हमें बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टॉक्सिन से, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। फिर सेकंड आता है हमारे पास डर्मिस। डर्मिस में मेनली कंटेन नर्व एंडिंग्स, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, और इसके अलावा इसमें हेयर फॉलिकल्स भी होती हैं। और अगर तो हम थर्ड लेयर के बारे में बात करें, थर्ड लेयर मेड अप ऑफ मेनली फैट्स, और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एंड लार्जर ब्लड वेसल इसमें मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस को फिर फर्दर 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि स्ट्रेटम बेसिले, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं इनको। सबसे जो है बेसिक लेयर जो होती है वो स्ट्रेटम बेसिली होती है, और ये फिर ज़रा इस तरह डेवलप होती जाती है, और सबसे हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। ये कुछ पिक्चर हैं जिसमें हम लेयर्स देख सकते हैं। जो सबसे बेसिक सेल्स हैं हमारे पास बेसिले हैं, जिसको हम मेनली केराटिनोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सेल डिवीज़न के थ्रू वो बनते हैं, और इसमें हमारे पास मेलानोसाइट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेलानिन प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ये हमारे स्किन को कलर देता है, और इसके अलावा ये हमें यूवी प्रोटेक्शन देता है। फिर जो सेकंड लेयर हमारे पास आती है जो कि स्ट्रेटम बेसिली के ऊपर होती है, वो स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती है, जिसमें लिव केराटिनोसाइट्स होते हैं, और ये हमारे पास कंट्रीब्यूट करती है स्किन फ्लेक्सिबिलिटी में और स्ट्रेंथ में। थर्ड जो हमारे पास लेयर आती है वो है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसमें मेनली जो है ग्रेन्यूल सेल्स फिल्ड होते हैं, और इसमें जो है केराटिन होते हैं, और ये हमें हेल्प करता है वाटर प्रूफ बैरियर प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्किन प्रोवाइड करते हैं। जो फोर्थ लेयर है, जो हम अपवर्ड की तरफ यानी आउटवर्ड स्किन की तरफ जब हम प्रोसीड करें, तो सबसे फोर्थ लेयर जो है हमारे पास वो स्ट्रेटम ल्यूसिडम है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है हमें थिक स्किन एरियाज पे यानी पाम और सोल्स पे हमें मिलेगी, और ये कंसिस्ट होती है ट्रांसलूसेंट सेल्स पर, और ये भी हमें स्किन की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस में हेल्प करता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है आउटर मोस्ट लेयर है, और ये मेनली डेड स्किन सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और ये हमें प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल एलिमेंट से और मॉइस्चर से प्रोटेक्शन। अगर हम स्किन के फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमें मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है, सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमें थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, और ये एंडोक्राइन यानी विटामिन डी सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नोमेनक्लेचर ऑफ स्किन लीजन। अब हम कुछ स्किन लीजन्स के नेम पढ़ेंगे और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो पढ़ेंगे। हमारे पास कुछ प्राइमरी लीजन्स होती हैं और कुछ सेकेंडरी लीजन होती हैं। प्राइमरी लीजन में हमारे पास कुछ बेसिक चेंजेस आती हैं, और इसमें फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास अगर हम देखें फर्स्ट कैटेगरी में मैक्यूल और पैच आता है। ये हमारे पास फ्लैट जो हैं लीजन्स होती हैं, इसमें कोई उभार नहीं होता। सेकंड हमारे पास जो स्टेज आता है वो पेप्यूल और नोड्यूल होता है, ये हमारे पास थोड़ी सी एलिवेटेड होते हैं। इसको फर्दर हम जो है आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देन हमारे पास थर्ड लेयर जो आता है ये वेसिकल और बुल्ला होते हैं, इसमें हमारे पास फ्लूइड फिल्ड होता है।
सेकेंड रीजन में जो कि एडवांस चेंजेस होती हैं, जिसमें हमारे पास सेल्स के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पहला है स्केल। स्केल जो है फ्लैट सिल्वरी वाइट होते हैं, जैसे कि प्सोरियासिस में एग्जिस्ट होते हैं। क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट में से मेनली ओजिंग होती है और ये हेमोरेजिक क्रस्ट या सीरिक क्रस्ट होते हैं। देन एट्रोफी आती हैं। एट्रोफिक में जो है अगर स्किन की थिनिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल डर्मिस की या एपिडर्मिस की थिनिंग हो जाए, तो उसको हम एट्रोफिक स्किन लीजन कहते हैं। देन लिचेनिफिकेशन आता है। अगर हम कंटिन्यूसली जो है किसी स्किन को, किसी पार्ट को स्क्रैच करते रहते हैं तो वैसे ब्लैक हो जाता है, इसको लिचेनिफिकेशन कहते हैं। देन हमारे पास आता है इरोजन और एक्सकोरिएशन। इरोजन और एक्सकोरिएशन जो है दोनों एपिडर्मिस के डैमेज है, लेकिन इरोजन जो होता है स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। एक्सकोरिएशन जो है इसमें जो है इनिशियली इचिंग जो है स्टार्ट होती है और इसके बाद जो है जब उस पर ऊपर जो है रिपीटेटिव स्क्रैचिंग हम करते हैं तो इसमें लीजन बन जाते हैं। एंड देन आता है अल्सर। अल्सर जो होते हैं हमारे पास डीप कट यानी डीप फिशर या डीप इंजरी होती हैं। अब हम एक एक जो लीजन है उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास मैक्यूल और पैच में क्या डिफरेंस। अगर हम पहले बात करें मैक्यूल और पैच की, तो दोनों जो हैं ये हमारे पास फ्लैट होते हैं और नॉन पल्पेबल होते हैं। अगर हम जहाँ पर ये मौजूद हो, अगर हम उसके ऊपर हाथ फेरें तो ये बिल्कुल फ्लैट होंगे, हमें जो है फिंगर से फील नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे तो हमें आई से नज़र आएंगे। अगर ये निशान जो है या जो लीजन जो है लेस देन 1 सेंटीमीटर हुआ तो इसको हम मैक्यूल्स कहेंगे, और अगर ये जो है फ्लैट लीजन जो है अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर हुआ तो हम इसको पैच कहेंगे। इसके हम आगे कुछ पिक्चर्स देखेंगे। ओके, ये कुछ दो लीजन है स्किन पे। अगर हम उसको देखें तो हमारे नेकेड आई से ये बिल्कुल फ्लैट नज़र आते हैं। अगर हम इसको ऊपर हाथ पे तो हमें इसमें कोई जो है उभार नज़र नहीं आएगी। अगर हम जैसे मैंने कहा कि अगर ये मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो ये पेप्यूल होगा, और अगर ये लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा तो ये मैक्यूल होगा। देन हम सेकेंड स्टेज के ऊपर इसका डिस्कशन करेंगे। ये एक पेप्यूल की पिक्चर है जो कि सॉलिड क्यूटेनियस एलिवेशन होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर होगी तो ये पेप्यूल होगी, और अगर ये मोर देन 1 सेंटीमीटर होगी तो ये प्लैक होगी। ये कुछ पेप्यूल की पिक्चर्स हैं। ये लेस देन 1 सेंटीमीटर है और ये प्लैक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा उभार होगा, लेकिन ये मोर देन 1 सेंटीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल पाल्पेबल प्लेट्यू लाइक एलिवेशन ऑफ स्किन यूजुअली मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो ये प्लैक है। हमारे पास प्लैक जो है ये मेनली सोरियासिस में एग्जिस्ट करता है। ये कुछ सोरियासिस लीजन्स हैं जो कि ये आर्म पे नज़र आ रहे हैं और ये दूसरे स्किन पे नज़र आ रहे हैं। ये मोर देन 1 सेंटीमीटर है, थोड़े से एलिवेटेड भी हैं, तो ये प्लैक है। वेजिकल और बुल्ला, जैसे कि हमने बात की वेजिकल और बुल्ला, ये होते हैं कि इसमें एक फ्लूइड फिल होता है, या तो इसमें पस फिल होगा या तो फ्लूइड फिल होगा, तो इसको वेजिकल और बुल्ला करेंगे। तो इन दोनों में कैसे हम डिफरेंस करेंगे। अगर ये वेजिकल जो है लेस देन 5 mm इन डायमीटर हुए तो ये वेजिकल होगा, और अगर ये मोर देन 5 mm के हुए तो ये बुल्ला होगा। इसमें हमारे पास जो है लीजन वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, एलिवेटेड फ्लूइड कंटेनिंग लीजन्स होती हैं। ये वेजिकल और बुल्ला की एग्जांपल हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये वेजिकल है, और अगर हम राइट साइड पे देखें ये चिकन पॉक्स के लीजन्स हैं और इसको बुल्ला कहेंगे। पस्ट्यूल, अगर यही लीजन जो है इसमें अगर पस फिल हो तो हम इसको पस्ट्यूल कहेंगे। एक्सकोरिएशन, ये हमारे पास कुछ सेकेंडरी लीजन्स हैं। जैसे कि हमने बात की एक्सकोरिएशन जो है एपिडर्मिस की इंजरी होती है, इसमें एपिडर्मिस में लीजन होते हैं, और ये लीजन तब बनते हैं जब हमारी स्किन में थोड़ी सी इचिंग हो रही हो और हम इसको कंटिन्यूसली स्क्रैच करें और इसमें लीजन बन जाए तो इसको एक्सकोरिएशन कहेंगे। एक्सकवेशन ऑफ एपिडर्मिस कास्ड बाय स्क्रैचिंग। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्किन लीजन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो है शेप जो है और इनकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आती रहती हैं। जैसे अगर हम चिकन पॉक्स की लीजन्स को देखें तो डे 1 पर वो हमें कुछ और नज़र आएंगी, और डे 5 पर और डे 6 पर हमें उनकी शेप और मॉर्फोलॉजी थोड़ी डिफरेंट नज़र आएगी। तो ये डिफरेंट लीजन्स हैं, ये अल्सर हैं, ये फिशर, कलर, स्केल, लिचेनिफिकेशन जो कि हमने डिस्कस किया कि बार बार स्केचिंग करने से होता है, इरोजन और एट्रोफी।
अप्रोच टू अ डर्मेटोलॉजिकल डायग्नोसिस। हम किस तरह डायग्नोस करेंगे या पेशेंट की हिस्ट्री हम किस तरह लेंगे ताकि हम जो है लीजन को आइडेंटिफाई कर सके, डायग्नोस कर सके। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस से। पहले हम जो है लीजन को एवेलुएट करेंगे कि लीजन की एवोल्यूशन कब से हुई है। थोड़े से हमको पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे कि ये कहाँ पर है, हम खुद देखेंगे, पेशेंट से भी क्वेश्चन करेंगे, साइड ऑफ अनसेट करेंगे और हम पूछेंगे पेशेंट से कि ये लीजन जो है ये कब स्टार्ट हुए और ये कितने दिनों से हैं और ये किसी चीज़ के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं या जो है ये दिन ब दिन ये बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कुछ सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे और एसोसिएटेड सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल हम उनसे पूछ सकते हैं कि इसके साथ फीवर तो नहीं है या सोर थ्रोट तो नहीं है, मलेज या बॉडी एक्स तो नहीं है, जो कि हमें स्पेसिफिक डिजीज़ की तरफ इशारा देती हैं। इसके अलावा हम रीसेंट एक्सपोजर के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसलिए पूछेंगे अगर पेशेंट जो है किसी पेरिफेरी में या किसी आउट ऑफ द कंट्री जो है उसने ट्रैवल किया हो जिस कंट्री में चिकन पॉक्स कॉमन हो, तो हो सकता है कि उसको चिकन पॉक्स हो। एंड देन ट्रैवल हिस्ट्री भी हम पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चंस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री उसने ट्रैवल किया है या कुछ ऐसी एरिया में उसने ट्रैवल किया जहाँ पर स्पेसिफिक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉमन होते हैं। लेशमिनियासिस जो है ये रूरल एरियाज़ में कॉमन होता है। इसके अलावा हम कुछ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से पूछेंगे जिसमें प्रीवियस स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे, फोटो सेंसिटिविटी टू लाइट या कुछ स्किन प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से एलर्जी तो नहीं है पेशेंट की। कुछ मेडिकेशन हिस्ट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड्स के साथ जो हैं कुछ लीजन्स बाद में डेवलप हो सकते हैं प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टीरॉयड के साथ, या हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स के साथ हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट में जो है एक्नी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजन जो है स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम उनको थोड़ा काउंसल करते हैं कि जैसे ही आप अपने एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है स्टॉप करेंगे तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो है एक्नी इम्प्रूव हो जाएगी। देन उनकी हम डाइटरी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको कंटिन्यूसली हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो हम उनकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में जाएंगे कि कहीं वो लूजिंग डाइट तो नहीं ले रहे, मतलब कुछ ऐसी फूड्स तो नहीं ले रहे जिसमें हमें वाइटामिन की जो है डिफिसिट होता है, तो जिसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस और डिफरेंट स्किन डिजीज़ जो हैं आ सकती हैं। देन हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं स्किन के सेंसिटिविटी के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे हर्पीस जूस्टर में होते हैं, पेशेंट को जो है स्किन हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। अगर उनके साथ बहुत हल्की चीज़ भी टच होती है तो उनको बहुत ज़्यादा हाइपर स्टेट में उनको फील होता है जैसे उनकी बॉडी को करंट लगा हो। इसके अलावा कुछ एलर्जीज़ भी हम पेशेंट से पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हैंड एक्जिमा में हो गया, तो जो कि हैंड एक्जिमा जो स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकता है, तो हम एक क्लू दे देता है कि पेशेंट को क्या इशू है। और मेडिकल कंडीशंस के बारे में जैसे हेपेटोबिलियरी ब्लॉक हो गया और रीनल इश्यूज़ अगर कुछ पेशेंट को कुछ हुए हैं पास्ट में, तो ये इस तरह का हेल्थ हिस्ट्री है उनकी, तो वो भी हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में क्लू दे देते हैं। देन हम फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, पास्ट में डर्मेटोलॉजिकल डिजीज़ में या फैमिली मेम्बर में किसी को कोई स्किन इश्यूज़ तो नहीं है, कुछ कॉन्जेनिटल डर्मेटोसिस होती हैं वो तो फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करती। एलर्जिक और हेरिडेटेड डिसीज़ के बारे में हम पूछेंगे। कुछ कॉमन क्यूटेनियस डिसऑर्डर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्नी के ऊपर। एक्नी जो हमारे पास होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट होता है। ये यूजुअली जो है स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, जब हमारे पास सीबम प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हो जाती है और इस साथ ही साथ केराटिन इरेगुलरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से एनारोबिक इन्वायरमेंट जो है पाइलोसेबेशियस यूनिट में बन जाता है और फैटी एसिड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग और पेन जो है पाइलोसेबेशियस यूनिट में स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम एक्नी कहते हैं। एक्नी के पे फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक्नी जो है फिर फर्दर 3 में क्लासिफाइड हुई है, जो माइल्ड होती है जिसको कोमेडोन कहते हैं, जिसमें वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स आते हैं। देन सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी एक्नी होती है जिसमें रेड पिप्यूल्स या पेस्ट्यूल्स होते हैं, यानी कि पिंपल्स में फ्लूइड फिल होता है या उनमें पस फिल होता है। देन आते हैं नोडुलोसिस्टिक आते हैं, जो कि सबसे एडवांस स्टेज डेंजर स्टेज होता है। कोमेडोन्स, ये जो है कोमेडोन्स की पिक्चर है। राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये वाइट हेड की पिक्चर है, और अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये ब्लैक हेड की पिक्चर है। और यही जो है अगर ट्रीट ना हो तो एडवांस स्टेज में ये सेकेंड क्लास में और थर्ड क्लास में नोडुलोसिस्टिक में इंटर होते हैं। ये एक इन्फ्लेमेटरी एक्नी की एग्जांपल है, सेकेंड स्टेज।
देन ये थर्ड स्टेज पे आते हैं नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी, जो कि सबसे एडवांस स्टेज है। कुछ नोड्यूल स्किन में बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी होते हैं, और इसमें इन्फ्लेमेटरी एक्नी भी होती है। तो सब तीनों मिलकर फेस में नज़र आते हैं, और अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो इस तरह स्कारिंग और हाइपर पिगमेंटेशन जो है फिर नज़र आती है। मेन एग्रीवेटिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं एक्नी के। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुएशन में होता है 70% ऑफ वुमेन कंप्लेन ऑफ अ फ्लेयर 2 to 7 डेज प्री मेंस्ट्रुअली। जब उनके मेंसेस डेज होते हैं तो उससे 2 to 7 डेज़ पहले जो है उनके फेस पर एक नज़र आनी शुरू होती है, और ये 70% वुमेंस में नॉर्मल है। इवन ये जो है मेन के फेसेस पे भी नज़र आती हैं। अदर फैक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्ट्रेस होता है, हाइपर सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स एंड हेयर पोमेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, देन मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। पीसीओएस जो है एक स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन में जिसमें भी फीमेल्स के फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी नज़र आती हैं। इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट लेवल्स हैं। पेशेंट को काउंसल करते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर ये एक्नी जो है ठीक नहीं होता और पेशेंट बार बार हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उनको ओरल एंटीबायोटिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक की तरफ लेके जाते हैं। हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं ओरल एंटीबायोटिक टॉपिकल एंटीबायोटिक की, और अगर इसके साथ इम्प्रूव हो जाते हैं तो ठीक है, अगर इनकी तरफ इम्प्रूव नहीं होते तो हम इनको सिस्टमिक रेटिनॉइड या हार्बोरल ट्रीटमेंट में फिर देते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है एलोपेशिया। एलोपेशिया किसे कहते हैं? द लैक और लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम द एरियाज ऑफ द बॉडी वेयर हेयर इज़ यूजुअली फाउंड। नॉर्मली बॉडी पे जहाँ पर हेयर्स कॉमनली पाए जाते हैं, अगर उन एरियाज से हेयर लॉस होना शुरू हो जाए तो हम इसको एलोपेशिया कहेंगे। फिर इसके फर्दर टाइप्स हैं एलोपेशिया एरिटा। ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारे पास पैची हेयर लॉस होता है। ये हमारे पास हेड में भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, और अदर बॉडी पार्ट्स पे भी हो सकता है। देन आता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कॉमनली मैन में पाया जाता है, जिसमें 7 स्टेजेस होती हैं। पहले जो है हेयर लाइन रिसीडिंग होती है, वो बढ़ती 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 जो है पूरा स्कैल्प कवर कर लेती है, और लास्ट स्टेज जो स्टेज 7 है ये जो है एडवांस स्टेज है। देन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है फीमेल में भी एग्जिस्ट करता है, और इसमें जो है मेनली जो स्टार्ट होता है वो हेयर लाइन से या हेयर बेस से जो है वो स्टार्ट होता है, और इम्प्रूव होते होते या ज़्यादा होते बढ़ते बढ़ते जो है ये पूरा हेड कवर कर लेता है, और पूरे हेड पे बाल्डनेस नज़र आती है। Psoriasis. Psoriasis is a skin disease that causes a rash with itchy, scaly patches, most commonly on the knees, elbows, trunk and scalp. ये हमारे पास जो है मोस्टली जो है नीज़, एल्बो, ट्रंक एंड स्कैल्प पे पाए जाते हैं, और एक बहुत ही इची रैश होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। सोरियासिस अकर्स व्हेन स्किन सेल्स आर रिप्लेस्ड मोर क्विकली देन यूजुअल। सोरियासिस हमारे पास तब होता है जब हमारे पास स्किन सेल जो है बहुत क्विकली जल्दी जल्दी जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो है स्किन सेल जो है बेसिक सेल से आउटर मोस्ट लेयर जो है कॉर्निया उस तक आने में सेल्स को 30 डेज़ लग जाते हैं, लेकिन सोरियासिस में ये चीज़ जो है 3 डेज़ तक और 5 डेज़ में जो है न्यू सेल्स जो हैं अपर लेयर तक आ जाते हैं और ये डिजेनरेट होकर गिरते रहते हैं, तो इसकी वजह से सोरियासिस होता है। Psoriasis is a chronic inflammatory proliferative condition of skin. The development of skin cells to replace those naturally slut off occurs at up to 7 times the normal replacement rate. यानी कि जो सेल्स हमारे पास 30 डेज अपर लेयर पर आते हैं या गिरना शुरू होते हैं, psoriasis में वो 7 टाइम्स जल्दी जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। कॉमन कुछ साइड्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया कि नीज़ पर, एल्बो पर, ट्रंक पर, बैक पर और हेड पर ये एग्जिस्ट करते हैं। ये एक और पिक्चर है सोरियासिस ब्लैक टाइप। सोरियासिस जो है यूजुअल हेयर लाइन जो है क्रॉस करता है। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सीजनल वेरिएशन हो गए। कॉमनली सोरियासिस के ज़्यादा केसेस जो है विंटर में आते हैं। कुछ स्ट्रेस और इन्फेक्शंस की वजह से भी
कुछ मेडिकेशन है, फॉर एग्जांपल एंटी मलेरियल, एंटी डिप्रेसेंट, बीटा रिसेप्टर ब्लॉक, ओरेसी इनहिबिटर्स, इंटरफेरॉन थेरेपी जो कि हेपेटाइटिस में दी जाती हैं। इनमें भी जो है एक टेंडेंसी होती है सोरियासिस काज करने की। सोरियासिस की जो है 3 स्टेज ट्रीटमेंट हो सकती है। या तो पहले हम जो स्टार्ट करते हैं तो माइल्ड से स्टार्ट करते हैं, टॉपिकल, अगर उसके साथ ट्रीट नहीं होता फिर फोटो पे और देन सिस्टमिक की जो है ट्रीटमेंट हम देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते जाते हैं उसी तरह इसकी टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव होती है लेकिन टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो पहले टॉपिकल में हमारे पास आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, फ़ोटो में हमारे पास डिफरेंट फोटोथेरेपी सेशंस होते हैं, और देन सिस्टमिक में हम कुछ मेडिसिन देते हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन हो गया जो कि सेल डिवीजन को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, और मेथोट्रेक्सेट और रेटिनॉइड्स हो गए। जैसे कि हमने डिस्कस किया है सोरियासिस जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कुछ इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देनी पड़ती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बॉडी में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एब्जॉर्प्शन है। अगर हम चेक करें आईलिड्स में तो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड की 30% एब्जॉर्प्शन होती है आईलिड्स में, 7% फेस में होती है, आर्मपिट्स में 4% एब्जॉर्प्शन होती है, फोर आर्म में 1% होती है, पाम में 0.1%, जेनिटल में 3% होती है, एंड सोल्स पे 0.05% एब्जॉर्प्शन होती है। स्टीरॉइड्स आर ऑब्जर्व एट डिफरेंट रेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जब हम स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब करेंगे जिस पार्ट का इशू होगा अकॉर्डिंगली जो है हम स्टीरॉइड जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास स्टीरॉइड में भी 4 क्लासिफिकेशन है, माइल्ड, मॉडरेट, पोटेंट आते हैं। तो अगर हम आईलिड पे अगर हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमें अप्लाई करने हैं, कुछ ट्रीटमेंट देना है, तो हम इसमें माइल्ड जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 30% है। लेकिन अगर हम सोल्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लेकिन अगर सोल में इशू है, सोल में कोई रीजन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग या पोटेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करेंगे। स्टीरॉइड थेरेपी ये कुछ 4 लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, पोटेंट एंड वेरी पोटेंट स्टीरॉइड्स। तो माइल्ड में हमारे पास आता है हाइड्रोकोर्टिसोन, मॉडरेट में क्लोबेटासोन आ जाता है, पोटेंट में हमारे पास बीटामेथासोन आ जाता है, फ्लूकोसिनाइड आ जाता है, एंड देन वेरी पोटेंट में हमारे पास क्लेबेटासोल प्रोपियोनेट आता है। एक्जिमा ये एक और स्किन कंडीशन है जिसको डर्मेटाइटिस या कॉमन लैंग्वेज में हम स्किन लीजन्स भी कह सकते हैं। Introduction. The word eczema comes from the Greek and means to boil over. The word eczema and dermatitis means the same. ये interchangeably यूज़ होते हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया। The main feature of eczema are dry, itchy, red and inflamed skin. इसमें हमारे पास स्किन जो है ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से इसमें इचिंग होती है। जब हम इसमें स्क्रैच करते हैं तो ये रेड हो जाती है और इन्फ्लेम हो जाती हैं। एक्जिमा कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अच्छा, एक्जिमा की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 मेन क्लासिफिकेशन है, एक्सोजीनस, एंडोजीनस एंड कंबाइंड, जिसको हम एटॉपिक भी कहते हैं। एक्सोजीनस में कुछ एटॉपिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होती हैं, डिस्कॉइड होता है, पॉम्फ्लेक्स होता है। पॉम्फ्लेक्स जो है मेनली जो है हाउल वुमेंस जो होती हैं उनमें होती हैं। अगर वो लोग कपड़े वॉश करते हैं या बर्तन धोते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की वजह से उनको इचिंग होती है, एक्जिमा होता है। देन आता है प्टेराइसिस अल्बा, ये कॉमनली बेबीज़ में पाया जाता है और यूजुअली लोग कंसिडर करते हैं कि शायद इस बेबी को कैल्शियम डिफिशिएंसी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक स्किन कंडीशन होता है जिसकी वजह से बेबीज़ को इचिंग होती है। देन स्टेटस डर्मेटाइटिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है पेरिफेरी में मेनली फुट्स में जो है एक्जिमा स्टार्ट होता है, तो क्योंकि पुअर सर्कुलेशन होती है और पाँव में जो है ब्लड सही नहीं जा रहा होता है जिसकी वजह से इचिंग स्टार्ट हो जाती है पेरिफेरल टिश्यूज़ में। देन लेचिन सिम्प्लेक्स क्रॉनिक आता है जिसको यूजुअली न्यूरल डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। देन कुछ एक्सोजीनस फैक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इरिटेंट्स हो गए, एलर्जीज़ हो गई, फोटोडर्मेटाइटिस हो गई जिसको फोटो लाइट से एलर्जी हो, कुछ रेडिएशन से, और कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी डर्मेटाइटिस होता है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस, दिस इज़ द कॉमन मोस्ट टाइप ऑफ एक्जिमा और कॉमनली ये जो है बेबीज़ में और यंग चिल्ड्रन में पाया जाता है। द मेन फीचर आर इचिंग, रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन। ये एक बेबी की पिक्चर है जिसके फेस पे एटॉपिक डर्मेटाइटिस हुआ है।
और इसमें 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले ड्राई स्किन बनता है, देन फोल्ड और रेशेज़ में जो है इचिंग शुरू हो जाती हैं, देन जनरलाइज इचिंग शुरू हो जाती हैं, और कुछ लोगों में इसकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है। तो फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक चाइल्डहुड फेज़ में है। एटोपिक एक्जिमा, मेनली पीपल हैव माइल्ड टू मॉडरेट एक्जिमा विच कैन बी सक्सेसफुली मेंटेन। कुछ लोगों में है बाय बर्थ भी होती हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी है हमारे पास एटोपिक डर्मेटाइटिस आता है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर ख्याल रखें, प्रॉपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करें तो ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। हाउएवर सम पीपल डू हैव सीवियर एक्जिमा विच मेक समटाइम्स नीड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। लेकिन ये कुछ पेशेंट्स में जो है बहुत वर्स हो जाती है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़रूरी होती हैं। 3/4 ऑफ चिल्ड्रन विद एटोपिक एक्जिमा grow out of it by the time they reach their teenage years. ट्रीटमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो हम कुछ गुड मॉइस्चराइज़र प्रेस्क्राइब करते हैं। और ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर्स या डिफरेंट हार्बर्स हैं या हाइपर एक्टिव या ट्रीटमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये शुरू में जो है ड्राई स्किन होती है, और ड्राई स्किन जो है बाद में इचिंग में और रैश में चेंज होती है। अगर शुरू में ही हम गुड मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें तो हम उसको वर्सन होने से बचा सकते हैं। देन हमने बात की कि हम इसमें कुछ स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया या टेक्रोलिमस हो गया, क्योंकि मेनली ये फेस पे और आर्म्स पे होता है तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन गुड होती है। तो हम माइल्ड हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है स्टेरॉइड है वो यूज़ कर सकते हैं। देन क्योंकि एक एलर्जिक कंडीशंस की वजह से हो सकती है तो एंटीहिस्टामिन फॉर एग्जाम्पल सिट्राजीन, लोराटिडीन भी दे सकते हैं, और कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी मोन्टेलोकास्ट भी दे सकते हैं ताकि रिलैप्स ना हो। सीबोरिक डर्मेटाइटिस हमारे पास मेनली ये जहाँ पर सीबोरिक ग्लैंड्स होते हैं उसकी वजह से होता है। फॉर एग्जांपल फेस पे, हेड पे और साइड ऑफ द नोज़ पे, आईब्रोज, ईयर्स, आईलिड्स और चेस्ट पे जो है सीबोरिक ग्लैंड ज़्यादा होते हैं तो हमारे पास सीबोरिक डर्मेटाइटिस मेनली इन एरियाज़ में नज़र आता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्जिमा ट्रिगर्ड बाय कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल हेना एंड रिंग डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको अगर हम एक्सपोज हो जाए तो हमारे स्किन में एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेहंदी लगाई जाए, कुछ लोग जो है एलर्जिक होते हैं या उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलाया जाता है जो अगर हम स्किन पे अप्लाई करें तो उसकी वजह से हमें डर्मेटाइटिस हो जाता है। देन आता है आइडेंटिफाई ट्रिगर्स एंड अवॉइड इट। सो क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास कॉन्टैक्ट की वजह से आता है तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ की कॉन्टैक्ट की वजह से मुझे डर्मेटाइटिस हुआ है। तो अगर वो मालूम हो जाए तो हम उसको अवॉइड करेंगे तो डर्मेटाइटिस से हम बच सकते हैं। Irritant contact dermatitis. This is caused by repeated contact with irritant substances such as diluted acids, diluted alkalis, solvent, soaps, डिटर्जेंट। इस तरह की जो है डर्मेटाइटिस जो है कॉमनली जो है वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउस कीपिंग स्टाफ होता है, उनमें कॉमनली पाई जाती है। मेटेलिक साल्ट, सीमेंट एंड रेसिन्स, इसकी वजह से भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। Irritant contact dermatitis. The most common occupation at risk of irritant contact dermatitis are chefs, bakers, bartenders, caterers, cleaners, hairdressers, metal workers, nurses, printers, soldiers, fishermen and construction workers. Hand eczema, ये कॉमनली हैं हाउसवाइफ जो होती हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है मेनली शूज़ की वजह से हुआ है तो उसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू शूज़ भी कह सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू एडहेसिव टेप, ये कोई फिशर, कोई अल्सर बना है और उसके बाद जब उनको ट्रीट करने के लिए एडहेसिव टेप लगाया तो पर्सन जो है उसको एलर्जिक था जिसकी वजह से ये पूरा रैश बन गया है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि एक्जिमा एक ड्राई स्किन कंडीशन की वजह से होता है तो सबसे पहले हम एक अच्छा एमोलेंट यानी गुड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। देन हम उसको टॉपिकल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं एंड देन लोकल और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं कि ताकि अगर उसमें फर्दर इन्फेक्शन ना हो। केराटोलाइटिक हमारे पास अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो स्किन की रिमूव होती है तो अगर स्किन के ऊपर कोई निशान है तो वो भी साथ में रिमूव हो जाती है।
एक्जिमा में मेनली सैलिसिलिक एसिड का बहुत अच्छा रोल होता है, इसकी वजह से जो इचिंग जो है बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाती है। सीवियर एक्जिमा माइट बी ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग टॉपिकल corticosteroid, oral steroids, drug which suppress the immune system such as cyclosporine और methotrexate भी हम दे सकते हैं। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाए तो हाई क्लास corticosteroid और इम्यून सप्रेसेंट हम देंगे। न्यू ट्रीटमेंट नोन एज इम्यूनोमोड्यूलेटर सच एज टाइफोडेमस, ये जो है कुछ लोग जो है स्टीरॉइड्स को अवॉइड करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो स्टीरॉइड यूज़ करें क्योंकि उनको पता होता है कि स्टीरॉइड के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हों। तो हम स्टीरॉइड स्पेरिंग एक प्रोडक्ट है जिसको टाइफोडेमस कहते हैं, वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्यूटेनियस इन्फेक्शंस, क्यूटेनियस इन्फेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है स्केबीज़। स्केबीज़ इज़ अ पैरासिटिक इन्फेस्टेशन कास्ड बाय टाइनी माइट्स दैट बोरो इनटू द स्किन एंड ले एग्स काजिंग इंटेंस इचिंग एंड रैश। स्केबीज़ में हमारे पास स्पेसिफिक टाइनी माइट्स होते हैं जो कि स्किन की सुपरफिशियल एपिडर्मिस में लेयर में बोरो हो जाते हैं, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और एग्स देते हैं और ये जो हैं वे बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से सीवियर इचिंग होती है। और जब हम इचिंग होती है तो हम स्क्रैचिंग करते हैं जिसकी वजह से रैश बनते हैं। ये इचिंग कॉमनली एट नाइट बहुत ज़्यादा होती है और इचिंग जो है मेनली स्किन फोल्ड जैसे आर्मपिट्स हो गया, ग्रोइंग एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इन लोगों की फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फैमिली स्केबीज़ जो है कॉन्टेजियस है, एक बंदे से दूसरे बंदे तक भी जा सकता है। अगर ये दूसरे फैमिली मेम्बर्स में भी एग्जिस्ट करता है तो हमने साइमल्टेनियसली ऑल फैमिली मेम्बर्स को ट्रीट करना होता है। स्केबीज़ में जो मेनली इन्फेस्टेशन होती है वो सार्कोप स्केबी की होती है जो कि स्ट्रेटम कॉर्नियम यानी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये मेनली स्प्रेड होते हैं क्लोज टू को स्किन कांटेक्ट से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इसकी हो और ये फोमाइट से भी ट्रांसमिट होता है। फीमेल माइट्स बोरो इनटू स्किन एंड ले एग्स और ये जो है 30 डेज तक ज़िंदा रह सकते हैं। एग्जाम्पल हैं स्केबीज़ की। ट्रीटमेंट, अच्छा जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमने सब फैमिली मेम्बर्स को एक ही टाइम पे ट्रीट करना है, अदरवाइज़ इसका ट्रीटमेंट यूज़लेस होगा। परमेथ्रिन 5% लोशन जो है बहुत ज़बरदस्त काम करता है स्केबीज़ में, उसको लगाने का अपना एक स्पेसिफिक तरीका होता है। परमेथ्रिन 5% जो है ये एक 60 ml बॉटल में आता है और हम पहले पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि आपने एट नाइट पहले बात लेनी है और फिर जो परमेथ्रिन 5% की बॉटल है इसमें 60 ml लिक्विड होता है, आपने होल बॉडी पे अप्लाई करना है होल बॉटल। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप जो है सारे लिनन कपड़े बेडशीट्स वगैरह रिमूव करें, आप एक एयर टाइट बैग में बंद करेंगे फॉर 3 डेज़ और 3 डेज़ के बाद आप उसको ओपन करेंगे। 3 डेज़ में यानी 72 आवर्स में इसमें जो स्केबीज़ की इन्फेस्टेशन या स्केबीज़ माइट्स होती हैं ये डेड हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि अगर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव हुए तो ये एक दफ़ा लोशन काफ़ी है, लेकिन अगर सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते तो आप जो है इसको 3 डोजेज़ ले सकते हैं वंस अ वीक फॉर 3 वीक्स। ये परमेथ्रिन 5% लोशन की बॉटल है। परमेथ्रिन 5% लोशन के अलावा इवरमेक्टिन टैबलेट भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें 3 टैबलेट्स एज अ स्टेट डोज लेनी होती है। अच्छा, हम डायग्नोज ऐसे कि कैसे कर सकते हैं? अब हम इसको नेकेड आई के साथ या हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर स्किन फोल्ड्स हैं, स्किन फोल्ड्स में इचिंग होती है तो हम स्किन फोल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखेंगे और हमें जो है माइट्स नज़र आ जाएंगी। स्पेसिफिकली हमें नज़र आती हैं वेब स्पेसिस ऑफ फिंगर्स में, फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट में, एक्जिला, एम्बिलिकस और बटक्स में हमें ये माइट्स बहुत इजीली नज़र आ जाती हैं। इसकी भी इसकी माइट्स पिक्चर है, इस तरह की स्पेसिफिक एक पिक्चर हमें मिलेगी। देन हमारे पास आता है फंगल इन्फेक्शन जिसको हम टीनिया भी कहते हैं। टीनिया इज़ अ कंटीजियस फंगल इन्फेक्शन। The most commonly affected areas include the feet, groin, scalp, and beneath the breast. Tinea can be spread by skin-to-skin contact or indirectly through towels, clothes, or floors. Tinea को हम commonly ringworm भी कहते हैं। फेस पे ringworm नज़र आ रहा है आपको, ये आर्म पे है,
इसकी वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं। ये नील का फंगस है, ये स्कैल्प का है। जिस पार्ट का इन्फेक्शन होगा अकॉर्डिंगली इसको क्लासीफाई किया है और इसको अकॉर्डिंगली नेम दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हेड पे इन्फेक्शन है तो इसको टीनिया कैपिटस कहेंगे, फुट पे इन्फेक्शन है तो हम टीनिया पेडिस कहेंगे, फेस पे इन्फेक्शन है तो टीनिया फेशी कहेंगे। ट्रीटमेंट इसका क्या है? टॉपिकल थेरेपी इसमें हम दे सकते हैं, टर्बिनाफिन देते हैं, क्लोट्रिमाजोल यानी स्टैटिन यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमिक थेरेपी दे सकते हैं जिसमें टर्बिनाफिन या फ्लुकोनाजोल दे सकते हैं और कीटोकोनाजोल दे सकते हैं। लेकिन इसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ पेशेंट जो हैं कुछ अरसे के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद जब उनके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं तो वो मेडिसिन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रिलैप्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को काउंसल करना होता है कि पेशेंट को आपको जितनी ये ड्यूरेशन के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है आपने पूरा कोर्स मुकम्मल करना है। इम्पेटाइगो common and highly contagious skin infection that mainly affects infants and young children. It usually appears as reddish sores on the face, especially around the nose and mouth and on the hands and feet. कॉमनली जो है ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन है जो कि कंटीजियस भी है और एग्जिस्ट करती है यंग चिल्ड्रंस में, बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, जिसमें स्किन के ऊपर रेडिश सोर्स बन जाते हैं। ओवर अबाउट अ वीक the sores burst and develop honey colored crust required gram positive antibiotics. इसकी लीजन के स्पेसिफिक पिक्चर होती है जिसको हनी कलर्ड क्रस्ट पिक्चर कहते हैं। कॉमनली ये खुद ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर इम्प्रूव नहीं होती तो ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक हम इसको दे सकते हैं, जैसे कि सेफेलोस्पोरिन्स। फोलिकुलाइटिस ये हमारे पास हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन है जिसमें हेयर फॉलिकल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। एट फर्स्ट इट मे लुक लाइक स्मॉल पिम्पल्स अराउंड द टाइनी पॉकेट्स फ्रॉम वेयर ईच हेयर ग्रोज। शुरू में जो है ये स्मॉल पिम्पल्स नज़र आते हैं, फिर ये फर्दर बढ़ते जाते हैं और ये बहुत पेनफुल पेप्यूल्स और पेस्टूल बन जाते हैं। इसमें भी हमें एंटीबायोटिक कवरेज देने की ज़रूरत होती है। इसमें भी सेफेलोस्पोरिन यूज़ कर सकते हैं और जैसे कि सेफ्रेडीन। सेलुलाइटिस हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। इट यूजुअली अफेक्ट्स द आर्म्स एंड लेग्स। इट कैन आल्सो डेवलप अराउंड द आईज, माउथ एंड ऑन द बेली. It usually happens after some type of injury causes a skin break, including trauma or surgery. सेलुलाइटिस जो है इंजरी की वजह से भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस से भी हो सकता है या स्ट्रेप्टोकोकस से भी हो सकता है। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो है स्किन वार्म होगा और रेड नज़र आएगा, स्वेलन होगी, टेंडर होगा और अगर हम इसको टच करें तो पेन फील होगा। ट्रीटमेंट में हम ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, पेन किलर्स भी दे सकते हैं और सर्जरी भी कर सकते हैं। चिकन पॉक्स, ये पिक्चर है चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स इज़ अ हाईली contagious disease caused by varicella zoster virus. It can cause an itchy blister, skin rash. The rash first appears on the chest and face and then spread over the entire body. यह चिकन पॉक्स VZV वायरस की वजह से हो सकता है जिसमें हमारे पास स्किन में इची ब्लिस्टर्स बनते हैं। इनिशियल जो है रेश जो है चेस्ट और बैक पे नज़र आते हैं एंड देन जो है ये स्प्रेड होते होते होल बॉडी तक पहुंच जाते हैं। चिकन पॉक्स ऑन पेशेंट बैक। हर्पीज जूस्टर भी एक वायरस है जो कि रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से होता है। VZV वायरस जो है रिलैप्स करता है और इन्फेक्शन दोबारा स्टार्ट होता है। सिम्टम्स जैसे क्या होंगे? पेन, बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन फील होगी। ये स्पेसिफिकली वन साइड ऑफ द बॉडी पे होगी, मतलब ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। अगर ये बैक पे होगी तो बैक की एक साइड पे होगी, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। रेड रैश दैट डेवलप्स इनटू फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होंगे। फीवर साथ में हम साथ इसमें साथ फीवर होगा, हेडेक होगा, फैटीग होगा और पेशेंट जो है सेंसिटिविटी टू लाइट फील करेगा
और अगर उस एरिया को हम टच करें तो उसमें नमनेस होगी और टिंगलिंग, तो अगर उस एरिया को हम टच करें तो उसमें नमनेस फील होगी। ट्रीटमेंट में हम जैसे हमने डिस्कस किया कि एक वायरस ईयर होता है तो हम इसमें एंटीवायरल मेडिकेशंस दे सकते हैं, पेन रिलीवर्स दे सकते हैं क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसमें फ़ीवर होता है, टॉपिकल क्रीम्स भी दे सकते हैं। इसमें पोस्ट न्यूरोपैथिक न्यूरल्जिया का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। एंटी मेजर्स के लिए एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट भी देख सकते हैं। रैश को जो है ड्राई रखना होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है। पेशेंट को हमने एडवाइस करना होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो फीवर की वजह से। वायरल वार्ड्स यूजुअली मेडिसिन के साथ ट्रीट नहीं होता, तो इसकी जो है ट्रीटमेंट या इसका हल यही होता है कि इसको रिमूव कर दिया जाए। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे कर दिया जाता है। ये बहुत कोल्ड हो जाता है। कोल्ड होने के बाद इसको इलेक्ट्रिक कॉटरी के थ्रू बर्न करके रिमूव कर दिया जाता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।